नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम बैक। सीधा अपने सवाल जवाब की तरफ चलते हैं। पहले कॉल लेते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वाशाम जी, अली बात कर रहा हूँ लंदन से। जी। अली साहब, मेरे कुछ सवाल हैं। मैंने इंटरप्रेन्योर के लिए अप्लाई किया था और 30th मई को मेरा रिफ्यूजल आ गया। उन्होंने ऑब्जेक्शन में लगाया कि जब उन्होंने वेरीफाई की स्टेटमेंट पाकिस्तान में तो बैलेंस विड्रॉ कर लिया था उन्होंने। तो अभी मैंने अपील की, जस्ट वेटिंग फॉर हियरिंग डेट। तो क्वेश्चन ये है कि अभी जो हियरिंग डेट आएगी उस ये तमाम पीरियड की स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी या आखिरी मतलब 4-5 महीने की स्टेटमेंट इनफ होगी, या दूसरा ये है कि अभी जो न्यू रूल है वो उन पे ये जो ऑलरेडी जो अपील की है इस पे कोई इम्पैक्ट तो नहीं होंगे? अगर इम्पैक्ट होंगे तो इसके अलावा कोई और कैटेगरी है जो स्विच ओवर न कर सकें? ओके, आप एंटरप्रेन्योर से किसी और कैटेगरी में आप जाने का सोच रहे हैं? और कोई भी सूटेबल हो, क्योंकि मेरे ख्याल में स्टूडेंट तो मेरे 5 साल हो गए हैं ग्रेजुएशन की है जी, तो उसमें तो नहीं हो सकता। तो या टीयर 2 में अगर हो जाए तो अच्छा, चलें ठीक है, बताता हूँ जी। पहला सवाल आपका, आपने कहा कि आपके फंड्स अकाउंट के अंदर नहीं थे जब आपकी एप्लीकेशन को वेरीफाई कराने के लिए उन्होंने फंड्स के बारे में इंफॉर्मेशन मांगी। उसके ऊपर आपको रिफ्यूज़ कर दिए, यानी ऑन द डेट ऑफ डिसीजन, जो आपका डेट ऑफ डिसीजन था एप्लीकेशन का, ऑन दैट डेट ऑफ डिसीजन आपके पास फंड्स मौजूद नहीं थे। आपने अपील कर दी है, आपको हियरिंग डेट भी आ गई, आप कहते हैं कि आप अपील का इंतज़ार कर रहे हैं और आपका सवाल ये है कि क्या आखिरी का चंद महीने के अंदर वो पैसे जमा करा दी जाएँ तो वो काफ़ी होगा या उस पूरे पीरियड के लिए पैसे होने चाहिए? भाई मेरी तरफ से तो इसका जवाब, इससे एक थर्ड ऑप्शन है, वो ये कि मुझे नहीं लगता कि आपकी अपील सक्सेसफुल होगी। मुझे इसलिए नहीं लगता कि आपकी अपील सक्सेसफुल होगी कि ऑन द डेट ऑफ द एप्लीकेशन आपके पास वो फंड्स मौजूद नहीं थे। अब वो ये नहीं आप कर सकते कि एक डिफेक्ट है आपकी एप्लीकेशन के अंदर और ऑन द डेट ऑफ द एप्लीकेशन वो डिफेक्ट रहता है, सो उस डिफेक्ट की बेसिस पे आपकी एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर दिया जाता है। तो आप ये नहीं कर सकते कि उसके 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, सिर्फ इसलिए कि आपको एक राइट ऑफ अपील मिल गया, आप उस डिफेक्ट को ख़त्म करा के और उसको फिर परफेक्ट करके एप्लीकेशन को जमा करा दें। आपने एप्लीकेशन तो जमा नहीं कराई दोबारा, आपने तो वही एप्लीकेशन की हुई है जो पहले थी। मेरी नज़र में सेक्शन 19 किक्स इन और आपको प्रिक्लूड कर दिया जाएगा कि आप डेट ऑफ डिसीजन के बाद तक कोई एविडेंस सबमिट नहीं करा सकते जो इस चीज़ को वेरीफाई कर सके कि आपके पास फंड्स मौजूद थे कि नहीं। ऑन द डेट ऑफ डिसीजन अगर एक बैंक स्टेटमेंट मौजूद है जो दिखाती है कि उसके अंदर फंड्स नहीं हैं, रिमूव किए जा चुके हैं, तो आई एम सॉरी, मेरा ओपिनियन ये है कि मुझे नहीं लगता कि आपके इस अपील के अंदर कोई चांसेस ऑफ सक्सेस बनते हैं। मेरी पोजीशन जो आपके केस में होगी वो ये होगी, अगर आपके अभी भी कुछ टाइम रहता है अपील डिसाइड होने में, आई वुड सजेस्ट कि आप अपनी एप्लीकेशन दोबारा से करें, नई एप्लीकेशन करके, और उसके अंदर एप्लीकेशन के अंदर आपको तमाम अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है और जो आपके ग्राउंड्स ऑफ अपील हैं उनके अंदर इस चीज़ को डाल दिया जाए कि अब आप एक नई एप्लीकेशन करने को तैयार हैं जिसको कंसिडर किया जा सकता है इन ग्राउंड्स के ऊपर। वो आपके लिए चांस बन सकता है, या अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ करें, वो जो प्रॉब्ली बेहतर चीज़ बनेगी। अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ करें आप, बल्कि पहले वाला आप रहने दें, वो इंडेफिनिट लीव वालों के लिए ज़्यादा इजी रहता है, आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, आपका वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। आप पहले वाले ऑप्शन को रहने दें, जो मैं आप बता रहा हूँ आप वो सुनिए। आप अपनी अपील को विड्रॉ कर लें, आप अपील को विड्रॉ करें और सारी एप्लीकेशन रेडी होनी चाहिए आपकी। विदिन 28 डेज ऑफ विड्रॉइंग दैट अपील आप नई एप्लीकेशन डाल दीजिए, क्योंकि अगर 28 दिन के अंदर अंदर आपने वो एप्लीकेशन डाल दी तो आप ओवरस्टे काउंट नहीं होंगे और आपकी एप्लीकेशन को फिर भी कंसिडर किया जा सकता है। अब अगर उस एप्लीकेशन के अंदर आपकी तमाम रिक्वायरमेंट्स मीट होती हैं, आपने सारा कुछ सही तरीके से किया है, तो आपकी एप्लीकेशन अलाउ कर दी जाएगी और उसके अंदर आपको एंटरप्रेन्योर का वीज़ा मिल जाएगा। लेकिन अगर वो एप्लीकेशन आपकी रिफ्यूज़ की जाती है तो आपको अपील का राइट भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप उन 28 डेज़ के अंदर आ चुके होंगे जहाँ पे आपके पास वैलिड लीव टू रिमेन नहीं है, लेकिन उनको डिसरिगार्ड किया जा रहा है। ये इसलिए चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अभी मुझे नहीं लगता कि आपकी अपील के अंदर कोई चांस बनता है उसको जीतने का। अगर आपने टाइम ही वेस्ट करना है और उसमें आपको कुछ मिल नहीं रहा तो व्हाट्स द पॉइंट। बेहतर ये है कि आप उस एप्लीकेशन को, उस अपील को विड्रॉ करें, नई एप्लीकेशन डालें और उसके बाद पहले अपील विड्रॉ करने से पहले अगर आपकी अपील में कुछ टाइम रहता है, मेक श्योर कि आपने तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली हैं। मेंटेनेंस फंड्स आपके पास होने चाहिए, पैसे आपके पास होने चाहिए, जो डिक्लेरेशन वगैरह होने चाहिए, अगर किसी थर्ड पार्टी से फंडिंग आई हुई है तो वो सब कुछ, हर चीज़ जिस तरह परफेक्टली प्रॉपरली होनी चाहिए उस तरह से करके फिर आप अपनी अपील विड्रॉ करें
आपके 28 डेज़ का टाइम शुरू होता है, उसके अंदर आप फिर नई एप्लीकेशन डाल दें, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। दूसरा सवाल आपने पूछा कि जो नए रूल्स आ रहे हैं उनका कोई इम्पैक्ट इसके ऊपर होगा कि नहीं। आपकी नई एप्लीकेशन अगर नए रूल्स के नए रूल्स तो अब आ चुके हैं, सो आपके ऊपर तो वो इम्पैक्ट होगा। ऑब्वियसली जब आपने नई एप्लीकेशन करनी है तो आपको वो सारा कुछ प्रूव करना पड़ेगा जो नए रूल्स एक्सपेक्ट करते हैं। तीसरी चीज़ आपने ये पूछी कि जी अगर आप ये इस पे नहीं जाते, आप किसी और कैटेगरी में जाते हैं तो वो क्या हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है मेरे भाई, इसके ऊपर आपको जवाब देना भी यहाँ पे बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, बिकॉज आपको मैं इमिग्रेशन रूल्स की क्या क्या चीज़ बताऊँ। आपको ह्यूमन राइट्स के बारे में बताऊँ, आपको असाइलम के बारे में बताऊँ, आपको आई डोंट नो टियर 2 के बारे में बताऊँ, क्या क्या चीज़ें बताऊँ। सो इट्स इम्पॉसिबल टू गिव मी एन आंसर है। टियर 2 का आपने खास तौर पर मैंशन किया। टियर 2 में आप जा सकते हैं अगर आपकी एक स्किल है, उस स्किल के ऊपर आपने यहाँ से डिग्री भी की हुई, आपने बताया, सो आपको उसके अंदर जो रेजिडेंट लेबर मार्केट टेस्ट है वहाँ से भी एग्जाम्पशन मिल सकती है। सो अगर आपको वो मिल जाता है, एक एम्प्लॉयर आपको हायर करने के लिए रेडी है, उसके पास अपना स्पॉन्सरशिप लाइसेंस है, तो वो आपको स्पॉन्सर कर सकता है। अगर आप ओवरस्टे हुए बगैर यहाँ से वापस चले जाते हैं और फिर वो अप्लाई करते हैं तो आपको कोई मसला नहीं होगा, आपको 1 साल का गैप भी नहीं पड़ेगा बीच में। सो आई वुड सजेस्ट कि आप बहुत सीरियसली इसको देखें। और ये इस तरह का सवाल नहीं कि मैं आपको सारा जवाब यहाँ पे दे सकूँ। यू प्रॉब्ली नीड अ लिटिल बिट मोर डिटेल जहाँ पे आप इसके ऊपर फैसला कर सकें कि आप इसको आगे कैसे लेके चलना चाहते हैं। अपनी लाइफ का आगे आपको फैसला करना है। थोड़ा सा एक प्रोग्राम में एक फ़ोन कॉल से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मांगता है ये, सो इसको उससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दीजिए। आप मुझसे मिलना चाहते हैं, ऑफ कोर्स आप मुझे ढूंढ लीजिए, मेरे से अपॉइंटमेंट बना ले, मैं मिल लूँगा आपसे। अगर किसी और से मिलकर आप बात करना चाहते हैं तो जो मैंने आपको बातें बताई, अगर आप उसी से रिलेटेड स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी पूछेंगे किसी वकील से तो वो आपको बहुत बेहतर आंसर दे देंगे उसके ऊपर। ऑलराइट सर, बेस्ट ऑफ लक जी। अगला सवाल लेते जी। हेलो सर। वालेकुम सर मैं सजाद बोल रहा हूँ जी। भाई साहब, मैं तो 20 मिनट से होल्ड पे हूँ, आपको सुन रहा हूँ। तो मेहरबानी करें कि मुझे जरा थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन चाहिए कि मैंने अप्रैल 2011 में HSMP वीजा अप्लाई किया था और वो उन्होंने मेरा रिफ्यूज कर दिया 2012 में। फिर मैं JR पे जाके 2013 में फरवरी में वो मैंने अपील फिर की ट्रिब्यूनल में जाके। तो फिर उन्होंने मुझे अगस्त 2013 में ही मुझे बोला कि आप अपने पासपोर्ट भेजें, अपनी फैमिली के, अपने डिपेंडेंट के, हम आपको वीजा भेजते हैं। लेकिन अभी तक ना तो पासपोर्ट उनको वसूल हो गए थे, मैंने चेक किया वो ट्रैकिंग सिस्टम से। अभी तक ना तो पासपोर्ट आए हैं, ना मेरा वो बायोमेट्रिक कार्ड आए हैं, ना। इसके बाद फिर मैं MPA के पास गया, स्टीफन के पास, लोकल ईस्ट कैंप का स्टीफन MP है, उससे भी लेटर 1 माह हो गया, ज्यादा हो गया बल्कि, तो उसका भी कोई जवाब नहीं आया। तो काइंडली मुझे ये कंफ्यूजन है कि मेरे डैडी पीछे बहुत परेशानी है। तो क्या मुझे वो 2011 से वीजा देंगे या कब देंगे, क्या करेंगे? मुझे बहुत कंफ्यूजन है। मैं बहुत ट्राई किया आपके राब्ता करने की, मैंने ईमेल भी आपको लिखी थी, अनफॉर्चुनेटली कोई आंसर नहीं मिला। तो प्लीज काइंडली मैं आपसे सेटिस्फाई होता हूँ। ओके, चलें सर, मैं कोशिश करता हूँ। आप जो मुझे बता रहे हैं है तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन जो चीज़ आपने मुझे बताई, जो इन्फॉर्मेशन दी, उसके ऊपर मैं आपको एक जो बेसिक जवाब दे सकता हूँ वो मैं दे सकता हूँ अभी। देखिए, आपने 2011 में अप्लाई किया, अप्रैल 2011 में आपने HSMP के लिए अप्लाई किया, यानी टियर 1 जनरल जो उस वक्त चल रहा था। अब उसके ऊपर उन्होंने आपको रिफ्यूज़ कर दिया, आप जुडिशियल रिव्यू में गए, जुडिशियल रिव्यू आपका मैटर चलता रहा, उसमें जाके जो भी आपका आगे पीछे जो कुछ भी हुआ, फाइनली जाके आपको उन्होंने आप फर्स्ट ट्राइब्यूनल का आपने जिक्र किया, यानी आपको अपील का राइट मिला होगा, आप अपील पे गए और वहाँ पे अपील में जाके आपको फर्स्ट ट्राइब्यूनल में जज की तरफ से केस को अलाउ किया गया। उन्होंने आपसे आपके पासपोर्ट्स वगैरह मांगे, आपने उनको वो भी भेज दिए। अब इतना टाइम गुजरना नहीं चाहिए कि अगस्त 2013 से अब अगस्त 2014 आने वाला है तो 1 साल उन्होंने किस चीज़ में लगा दिया, ऐसा होना नहीं चाहिए। आपने सही काम किया, अपने MP से बात की, MP ने उनको लेटर लिखा है, MP को ही जोर लगाते रहिए कि कोई ना कोई जवाब लेके दे आपको, क्योंकि MP को जवाब ज़्यादा एक अच्छे तरीके से आ जाएगा, अदरवाइज़ आपको तो वो आपके वकील को हो सकता है कोई भी जवाब ना दे। जो दूसरी आपकी बात है कि जी वो आपको जो वीज़ा देंगे वो कब से देंगे, क्या वो 2011 से देंगे? आई डोंट थिंक कि वो आपको 2011 से देंगे जी। वो जो होगा वो प्रोबेबली यही होगा कि वो आपसे कहेंगे अच्छा जी आपका जो टाइम अब से काउंट होना शुरू होगा और हम वहीं से आपको लेके चलेंगे। अब उसमें एक डिफ़िकल्टी और भी आती है कि अगर उनके ट्रांजिशनल अरेंजमेंट्स के अंदर ये चीज़ अब आती ही नहीं है
और इतना टाइम गुजार दिया उन्होंने, तो फिर क्या होगा। लेकिन वो आपकी टेंशन नहीं होनी चाहिए, आपकी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपकी पोजीशन यही बनती है कि जी मैंने तो 2011 में अप्लाई किया, तुम लोगों का फैसला ही गलत था जिस वजह से मुझे इतना टाइम इंतजार करना पड़ा। एक आपकी पोजीशन ये भी बनती है जो आपने कहा कि आपको 2011 से काउंट किया जाए, उसके ऊपर किसी ट्रांजिशनल अरेंजमेंट के अंदर डाला जाए, कोई डिस्क्रेशन के तौर पे देखा जाए उसको। अब वो क्या होगा, आई कांट से, बिकॉज एक मुनफरद किस्म की सिचुएशन है आपकी। इस तरह की सिचुएशंस आमतौर पे होती नहीं है। जब एक यूनिक सिचुएशन होती है उसके अंदर एक यूनिक किस्म का रिजल्ट निकलता है। अब आपका रिजल्ट क्या होगा वो तो देखने से ही पता चलेगा। मैं आपसे अभी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि एक तो अपने एमपी के साथ जोर जारी रखिए, दूसरा होम ऑफिस को एक कंप्लेंट लेटर ज़रूर भेजें। आप अगर होम ऑफिस की वेबसाइट पे जाएं, कोई कंप्लेंट्स वाला एक सेक्शन होता है, वहाँ से जाके सारी डिटेल्स ले सकते हैं। आप डाउनलोड भी कर सकते हैं कि आप कंप्लेंट जो करना चाहते हैं वो कौन से फॉर्म पे करना है, किस तरह से करना है, सो वो भी ज़रूर कीजिए। क्योंकि कई दफ़ा आपको कंप्लेंट डिपार्टमेंट से एक वो लेटर मौसूल हो जाता है जिसके अंदर लिखा होता है कि आप किससे रब्ता कर सकते हैं, किससे बात कर सकते हैं, और अगर आप उनसे रब्ता करें और बात करें तो आपको काफ़ी एक हेल्प मिल जाती है वहाँ। सो आई वुड सजेस्ट कि एक तो वो चीज़ करें आप। बाकी एमपी वाली बात मैंने जो आपसे कही वो आपने सही किया हुआ है। एमपी को ज़्यादा जाके जोश दिलाते रहें, जाके एमपी को ये भी कहिएगा कि जी आप एमपी आपकी भी नहीं सुनते, तो शायद एमपी को और ज़्यादा जोश आ जाए। सो वो कोशिश कीजिएगा। जब भी इसका जवाब आता है तो मुझे बताइएगा ज़रूर कि उन्होंने आपको क्या जवाब दिया, बिकॉज वो उसके दो इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है। एक तो ये कि मैं देखना चाहता हूं कि होम ऑफिस कैसे ट्रीट करता है आपकी एप्लीकेशन को। दूसरा ये कि अगर आप उनके जवाब से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो उसको चैलेंज किस तरह से करना है, उसको लड़ना कैसे, उनकी गच्ची पकड़नी कैसे जाके कि उन्होंने जो आपका टाइम वेस्ट किया और इतना गलत फैसला किया, उसको आपको क्या उसकी कॉम्पनसेशन मिलनी चाहिए। मुझे बताइएगा ज़रूर, आई वुड बी वेरी इंटरेस्टेड टू नो। ऑलराइट सर, बेस्ट ऑफ लक जी। अगला सवाल लेते जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वास्ताम, बुखार साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक। सर मेरे दो सवाल हैं छोटे छोटे से। अच्छा बताइए। पहला सवाल तो ये है कि ये जो 18,600 वाला सर आया है, हाँ, इसको मजीद कोई बंदा, कोई एसोसिएशन, कोई लाइफ की मूवमेंट उसको चैलेंज करेगी? हाँ। एक बात। दूसरा, जो मेरे बेटे की है वो बनती है 14,600 सैलरी जो उसकी बनती है, ठीक। तो उसके अकाउंट में हमें कितने पैसे चाहिए, हाँ, ये वो कुलिया आप बता सकते हैं? और वो उन पैसों को कितना अरसा होना चाहिए उसके अकाउंट में? ओके, चलें मैं बताता हूँ सर। 18,600 में से आप 14,600 को निकाल दें तो पीछे आपका 4,000 बचता है। 4,000 को आप मल्टीप्लाई करें 2.5 से, वो आप करेंगे तो कितना बनता है जी? ये लगाया, मेरा मैथ्स भी ऐसा ही है इसीलिए वकील बना हूँ। ये किया तो 0 इधर। सर मुझे जो नज़र आ रहा है, अगर आपका 10,000 प्लस 16,000 आप 26,000, आपने फॉर्मूला जो लगाना है मैं आपको वो बताता हूँ, ठीक है? आप उसके ऊपर कीजिएगा ताकि ज़्यादा सही चीज़ रहे। जो शॉर्टफॉल बनती है यानी 4,000 की शॉर्टफॉल बनती है, 4,000 मल्टीप्लाइड बाई 2.5, जो उसका जवाब आता है प्लस 16,000 ऐड कर दीजिए उसके अंदर। वो अमाउंट आपका है जो आपने रखना है, आपके अकाउंट के अंदर होना चाहिए फॉर 6 मंथ्स। अब ये अमाउंट अगर आपके अकाउंट के अंदर फॉर 6 मंथ्स पड़ा हुआ है तो उसका मतलब है कि आप सेविंग्स को अपने बेटे की इनकम के साथ सप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है जी। जो उसकी वो इनकम बन रही है 14,600 की, वो तो उसको 6 महीने का अपना एविडेंस दिखाना होगा कि 6 महीने उसकी बैंक स्टेटमेंट्स के अंदर पैसे आ रहे हैं, 6 महीने इसके मुताबिक उसको पे स्लिप्स मिल रही हैं, उसका जो एम्प्लॉयर्स का कॉन्ट्रैक्ट है वो साथ लगाना है, वो सब कुछ साथ लगा के उसके साथ फिर आप अपनी बैंक स्टेटमेंट लगाते हैं जो सेविंग्स वाली होती है कि कम से कम 6 महीने से ये सेविंग जो 26-30 हज़ार बनता है वो आपके सेविंग अकाउंट के अंदर पड़ी हुई है। अब अगर ये दोनों चीज़ें आप ऐड कर देते हैं तो उससे आपके बेटे की इनकम रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, ठीक है। जो दूसरा आपका सवाल था, छोटा सा जवाब उसका है कि आपने कहा कि इसको कोई चैलेंज कर रहा है कि नहीं। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस उसके ऊपर बात बना रही हैं। ब्रिटसिट्स के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ तक मुझे पता है कि वो ब्रिटिश सिटीजन्स का शॉर्ट बनता है, वो इसके ऊपर इसको ज़रूर चैलेंज कर रहे हैं, ग्राउंड्स बना रहे हैं। आई डोंट नो किसको भी चैलेंज किया गया है कि नहीं किया गया। जैसे कुछ पता चलेगा, अगर मेरे कोई इन्फॉर्मेशन हाथ लगती तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। ऑलराइट सर, अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो, जी मेरे 2 बेटे यहाँ पैदा हुए हैं। अच्छा, एक नवंबर में 10 साल का हो जाएगा और एक 1.5 साल का हो गया है। तो मैंने इसमें 7 पॉलिसी में डाला था, वो रिफ्यूज हो गया, फिर जुडिशियल रिव्यू में डाला है। अब उसकी 1 अगस्त को उसकी हियरिंग है, तो वहाँ पे क्या फैसला होगा, मेरे हक में होगा
वो फैसला सेम डे में होएगा या उसके बाद कुछ टाइम लगेगा। तो मैंने अपने वकील को बोला कि कुछ मैं बैरिस्टर से बैठ के डिस्कस कर सकता हूँ। बोलता नहीं, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, बैरिस्टर अपने आप जो करना होगा वो कर लेगा। तो प्लीज थोड़ा बताएंगे वहाँ पे क्या होगा। थैंक यू वेरी मच। चलें बताता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि जो आपने बताया कि वकील ने आपसे कहा कि आपको बैरिस्टर से डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो कुछ करना होगा बैरिस्टर करेगा, हरगिज़ खिलाफ हूँ मैं इस चीज़ के। वो इसलिए कि आप अपने बैरिस्टर के ऊपर अगर एक कॉन्फिडेंस नहीं रख सकते कि वो आपको आपकी तर्जुमानी कर रहा है, यानी आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कोर्ट में, तो फिर कोई बात तो नहीं बनती। अब अगर आपके बैरिस्टर को फैक्ट्स को समझने में कोई गलती हुई है या कोई चीज़ मिसिंग रह गई है, तो आपकी पहले एक बातचीत अगर उसके साथ हो जाए तो वो बहुत बेहतर है। सो मैं हमेशा ये सजेस्ट करूंगा कि बैरिस्टर के साथ आपकी या तो कॉन्फ्रेंस हो जाए या कम से कम एक फ़ोन पे बात हो जाए, या अगर वो भी नहीं हो सकता तो कम से कम आपके वकील की आपके साथ एक कॉन्फ्रेंस कॉल होनी चाहिए जिसमें आपको वो ये बताए अच्छी तरह से कि मैंने अभी आपके बैरिस्टर का पूरा ब्रीफ कर दिया है उसके ऊपर, और कोर्ट में जाने से पहले बैरिस्टर आपके साथ बैठेगा और आपके साथ सारी बातचीत करेगा, तब आपने उसको एक्सेप्ट करना है, वरना एक्सेप्ट नहीं करना। ये तो एक बात होगी। दूसरा, आपने बताया कि बच्चे आपके 2 यहाँ पैदा हुए हैं। अब आपने ये नहीं बताया कि जो बच्चा आपका 10 साल का होने वाला है, क्या उसने कंटिन्यूअसली सारा टाइम अपना यहीं पे गुजारा है? अगर उसने कंटिन्यूअसली पैदा होने के बाद सारा टाइम यहीं पे गुजारा और यानी उसको तकरीबन 10 साल होने वाले हैं यहाँ पे, तो 2 चीज़ें आपको सोचनी है। एक तो ये कि आपकी अपील अलाउ होनी चाहिए, क्योंकि आप ऑब्वियसली दिखा सकते हैं कि बच्चा स्कूल जा रहा है, उसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन है, उसके स्कूल के डॉक्यूमेंट्स, उसके जो पढ़ाई से रिलेटेड हैं, उसके फ्रेंड्स हैं, उसके टीचर से लेटर्स लीजिए, उसका मेडिकल रिकॉर्ड लीजिए, उसके बाकी फ्रेंड्स के साथ तस्वीरें हों, बर्थडेज, पार्टीज, फंक्शंस, व्हाटएवर जो कुछ भी वो करता है वो सारा कुछ दिखाएं, यानी उसकी लाइफ दिखाएं यहाँ पे कि वो कितना अच्छा सेटल हो चुका है। उसकी बेस पे एक सोशल सर्विसेज की रिपोर्ट भी साथ लगा दीजिए, वो भी आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। एक तो आप ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक। दूसरी चीज़, आपने जो अपने बच्चे का करना है, जो आपको दिमाग में रखना है कि अगर आपके बच्चे की अपील अभी नहीं भी होती या किसी वजह से आपकी अपील अलाउड नहीं भी होती, तो अगर बच्चा यहाँ पैदा हुआ है और कंटिन्यूसली 10 साल गुजार लेता है, तो अपनी 10वीं बर्थडे के बाद वो अपने ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, यानी उसको रजिस्टर किया जाएगा यहाँ पे एज अ ब्रिटिश नेशनल और उसको यहाँ की नेशनलिटी मिल जाएगी। ओके, सो जब उसको एक दफ़ा यहाँ की नेशनलिटी मिल जाती है तो आप पूरा प्रोसेस एक नए सिरे से शुरू कर सकते हैं, ऑफ कोर्स डिपेंडिंग अपॉन उस वक्त कानून कैसा होता है। लेकिन इस वक्त आपकी सबसे प्रायोरिटी जो होनी चाहिए वो ये कि आप कोर्ट में जाएं और जाके इस केस को पूरा लड़ें। जैसा मैंने आपको बताया, तमाम चीज़ें क्या होनी चाहिए आपके पास, वो सारा कुछ होना चाहिए। अपने वकील से बात करें, अपने बैरिस्टर से बात करें, और फिर कोर्ट में जाके अगर मैं आपको अभी बैठ कर जवाब दे सकूँगी कि आपका क्या जवाब होगा, तो जजेस की भी ज़रूरत नहीं रह जाती और भी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रह जाती। लेकिन द होल पॉइंट इज़ कि जजेस की ज़रूरत इसलिए होती है कि जजेस ने केस बाय केस फैसला करना होता है। अब इस वक्त जो रूल्स चल रहे हैं उनको हमने देखना है कि आपके बच्चे को 7 साल से ज़्यादा गुजर चुके हैं यूके में, सो उस बेसिस पे अगर आप ये प्रूव कर सकते हैं कि इट इज़ अनरीजनेबल कि उसको यहाँ से निकाला जाए, तो आपकी अपील अलाउ होनी चाहिए। मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको बैरिस्टर सही पहले से बात नहीं करता या आपका वकील उससे बात नहीं करने देता, फ़ौरन अपना वकील चेंज करें, किसी और के पास जाएँ जो आपको ये कॉन्फिडेंस दे सके कि आप कोर्ट में जा रहे हैं तो आपके बैरिस्टर को आपके बारे में सारा कुछ पता है और आपका राइट बनता है कि आपका बैरिस्टर कोर्ट में जाने से पहले आपके साथ बात ज़रूर करे। ठीक है सर, इसको छोड़ना नहीं है, नरम नहीं होना इसके ऊपर, इसको जरूर फाइट करना है जाके। ऑलराइट, बेस्ट ऑफ लक जी। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। सर क्या हाल है? खैरियत, ठीक, बताइए जनाब। सर एक क्वेश्चन है सर। जी सर, मुझे स्पाउस वीजा मिला था 26 अक्टूबर 2011 में। हाँ, फिर उसके बाद इन पर्सन में गया था, इंडेफिनेट मिला था 24 सितंबर में 2013 में। ठीक। तो सर अब ये गैप है 1 मंथ का, तो मैं कब नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? अक्टूबर में करूँ या सितंबर में? 21 सितंबर को ILR मिला था। आपको जो 26 अक्टूबर को आपने बताया आपको वीजा मिला था? हाँ, वो स्पाउस था ना, स्पाउस वीजा था। मेरी वाइफ ब्रिटिश नेशनल है। अच्छा अच्छा, ठीक। तो आपने 21 सितंबर 2013 को कैसे ले लिया? 2 साल के बाद ना, उसके ऊपर वो अभी 1 मंथ रहता था, 20 डेज पहले आप अप्लाई कर सकते हो ना। इन पर्सन जाके मैंने ले लिया जाके। सर आपका 21 सितंबर को तो फिर भी 28 डेज वाली बात नहीं बनती। 26 अक्टूबर से आप 1 साल या 26 अक्टूबर से आप अगर 1 महीना भी पीछे कर दें तो वो 26 सितंबर बनता है, और आप 28 डेज की बात कर रहे हैं तो वो 28 सितंबर बनेगा। आप 26 सितंबर है, सॉरी सर। अच्छा चलें, खैर मैं डेट्स को देख के थोड़ी सी बात कर रहा था कि उसके अंदर ये थोड़ा सा मसला आता है। सो आपको प्रॉब्लम क्या है सर? सर मुझे डॉक्यूमेंट्स यही पता करना है, मैं सितंबर में अप्लाई कर सकता हूँ 26 के बाद? नहीं, आप सितंबर में इसलिए नहीं कर सकते कि आपके पूरा टाइम नहीं होता ना। आपने जब नेशनलिटी के लिए अप्लाई करना है ना, हाँ। आप कितने साल से रह रहे हैं यूके में?
सर 10 साल हो गए हैं। कितने? 10 साल, 10 ईयर्स हो गए हैं। 10 ईयर्स हो गए। 10 ईयर्स आपने लीगली ही रहे हैं यहाँ पे? हाँ जी सर, स्टूडेंट पहले वीजे पे था। पहले स्टूडेंट वीजे पे थे, बस ठीक है। आपको अब जैसी इंडेफिनिट लीव मिली है, आपको तो उस पर भी वेट करने की जरूरत नहीं थी, आप अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी भी अप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन 26 सितंबर मेरी के बाद बात कर सुनिए सकता हूँ सर, अप्लाई। मैं आपको बताता हूँ, आपके दिमाग में एक चीज है कि आपको इंडेफिनिट लीव मिलने के 1 साल के बाद तक इंतजार करना है नेशनलिटी के लिए अप्लाई करने के लिए, राइट? यस सर। जी, वो आपके दिमाग में चीज थी, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि आपको जो नेशनलिटी, जो इंडेफिनिट लीव मिली है, वो आपको मिली है ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज टू अ ब्रिटिश सिटीजन, राइट? दैट्स राइट सर। जी। सो जब वो होता है तो आपने ये देखना है कि टोटल आपको यहाँ पे 3 साल से ज्यादा क्या लीगली गुजर गए हैं। अगर आपको 3 साल से ज्यादा लीगली गुजर गए हैं, सो अगर आपको 26 सितंबर को, जो कि नहीं हो सकता, 28 सितंबर के बाद होना चाहिए था, आपको अगर 26 सितंबर को भी उन्होंने इंडेफिनिट लीव दी है, तो आप 27 सितंबर को जाके नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते थे, क्योंकि उससे पहले भी आपके 3 साल लीगली गुजरे हुए थे। समझ आइए आपको? ठीक है सर। सो वो आपको 5 साल की बेस पे अप्लाई करना हूँ। होता है, तो उसके लिए आपको 1 साल इंतजार करना पड़ता है इंडेफिनिट लीव के बाद। लेकिन आप 5 साल की बेस पे अप्लाई नहीं कर रहे, आप तो अप्लाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस कि आपकी शादी हुई एक ब्रिटिश नेशनल से, उसकी बेस पे आपको इंडेफिनिट लीव मिली। जब वो आपका टोटल टाइम पीरियड 3 साल का लीगली गुजर चुका यहां पे विद इंडेफिनिट लीव, तो फिर आप सीधा सीधा अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए। सो आप आज भी करना चाहें, आप आज अप्लाई कर दीजिए, कल अप्लाई करना चाहें कल कर दीजिए, आपको सितंबर अक्टूबर का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट सर, बेस्ट ऑफ लक जी। अभी और टाइम है जी हमारे पास, एक कॉल और ले लेते हैं जी। मेरा ख्याल है हमारा ईमेल एड्रेस स्क्रीन पे आ रहा होगा, अगर आप कुछ ईमेल करना चाहें तो इस पे कर सकते हैं, लेकिन एक कॉल लेने का टाइम अभी और है, सो एक और कॉल ले लेते हैं जी। हेलो हेलो वालेकुम जी। हेलो, ये खान बोल रहा हूँ। मैंने स्पाउस वीजे के लिए 9 जुलाई को अप्लाई किया प्रीमियर सर्विस पे। तो मैं इन्होंने उस टाइम तो लेटर दिया मेरे को, वाइफ को, कि हम चेक करेंगे। तो उसके बाद ये हमारे घर पे भी आए थे मेहमान बनकर, हमने यहाँ भी चेक किया। तो उसके बाद इन्होंने एक लेटर दिया 18 तारीख को, मैं कर बुलाया इस फ्राइडे को, जुम्मे की नमाज भी हमारी जाया कर दी। मेरी वाइफ ब्रिटिश गोरी है, वहाँ उन्होंने हमारे 2-2 घंटे अलग अलग इंटरव्यू भी लिया। फिर मेरी वाइफ ने उनसे लड़ी भी कि मुझे ये शीट चाहिए, कि उन्होंने अभी कहा कि हम शीट भिजवाएंगे, अभी तक उन्होंने हमें जवाब नहीं दिया। हमारे सब कुछ सही है, 19,000 पे हमने अप्लाई किया हुआ है, हर चीज स्लिप वगैरह लगे हुए हैं। मेरा 1 साल का वीजा एक्स्ट्रा रहता था नेक्स्ट ईयर तक, फिर भी हम स्पाउस वीजे पे गए, मेरी शादी हुई है। तो उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा उस दिन, जुम्मे के दिन। पहले तो जुम्मा हमारा खराब किया, फिर उन्होंने वो बेइज्जती लगाई। तो हमने शीट मंगवाए और हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। वीजा दे या ना दे, इज्जत इंसान की होती है, और वो इज्जत जो है ना अल्लाह ने जो देता है वही देता है। अगर मुझे पाकिस्तान भी जाना पड़ा, पाकिस्तान मस्त बहुत अच्छा मुल्क है, जहाँ हम सर उठा के जीते हैं। बिल्कुल, अपनी इज्जत नफ्स से बढ़ के। मैंने वो शीट लिया है, और वो उस औरत को, मेरी वाइफ को, उन्होंने भी कहा है, उसका एक्सेंट सही नहीं था, चाइनीज टाइप थी या फिलिपाइनीज थी या जो भी थी, उसके रवैये में भी सही नहीं था। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मैं इनके खिलाफ, मेरा जो सोच है, मैं इनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहता हूँ। मेरी गोरी वाइफ जो है, और मैं उसने एक सवाल ये भी किया है, वो शीट में है कि तुम्हारा इधर कोई नहीं रहता, तुम जल्दी जाओ पाकिस्तान में रहो। ब्रिटिश बॉर्न औरत को उसने ये कैसे कहा है? ठीक, आपका सवाल क्या है मेरे से, ये बताइए। मेरा ये था कि मैं इनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकता हूँ अगर मेरा जवाब वीजा आए या ना आए। गौर से सुनिए, मैं बताता हूँ आपको। पहली बात तो ये, आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये अपनी बात शेयर की। मैं भी आपकी बात को 100% सपोर्ट करता हूँ, और मैं ये कहता हूँ कि आप ज़रूर चैलेंज कीजिएगा इनको, बिकॉज इनका क्या इस वक्त वतीरा बना हुआ है कि क्योंकि आप इमिग्रेंट हो, आपको जैसे मर्जी ट्रीट करो, खैर है, बिल्कुल गलत है। आप इंसान हो, और आपकी इंसान होने की जो आपकी एक इज्जत नफ्स है, उससे बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। कई लोग करते हैं, बहुत फ्रॉड करते हैं, और वो फ्रॉड करने की वजह से हर तरह की बेइज्जती बर्दाश्त करने को तैयार है। भाई वो लोग तो बर्दाश्त करें जिन्होंने कोई फ्रॉड किए, जिन्होंने कोई गलत किया, जिनके अपने गिरेबान में झांक के वो देखें तो उनको खुद शर्म आए। तो वो लोग हैं जो कि बर्दाश्त करते हैं इन चीज़ों को, और उनको बर्दाश्त करना पड़ता है क्योंकि उनका दिल में खोट होती है। लेकिन अगर आपके दिल में खोट नहीं है, आपने कुछ गलत नहीं किया, तो किसकी मजाल कि आपके साथ बदतमीजी करे, और क्यों ऐसे बदतमीजी की जाए। सो आपको बिल्कुल चैलेंज करना चाहिए इस चीज़ को।
आपको कंप्लेंट करनी चाहिए, आपको अखबारों में शोर मचाना चाहिए, आपको हर जगह पे सोशल मीडिया पे शोर मचाना चाहिए। एक पूरा एग्जाम्पल बनाइए इसको, और इसको जहां तक घसीट सकते हैं जरूर घसीटिए। बिकॉज ठीक है, एक कानून होना एक तरफ है, कानून के मुताबिक उनके पास पूरा वो अपॉर्चुनिटी है और पूरी अथॉरिटी है उनके पास कि वो चेक करें, लेकिन ये बदतमीजी करना और बुरे तरीके से किसी के साथ बात करना हरगिज जायज़ नहीं बनता। आपके केस में क्या चीज हुई है, उन्होंने आपका अभी तक फैसला भी नहीं किया, प्रीमियम सर्विस में आप गए थे। अगर प्रीमियम सर्विस में जाके उन्होंने ये सब कुछ करना है तो नंबर 1 आप उनसे अपनी प्रीमियम सर्विस की फीस वापस मांगिए, क्योंकि आपको प्रीमियम सर्विस पे क्यों बुलाया जा रहा है अगर उन्होंने यही सारा कुछ करना है। अगर ऐसा उन्होंने करना ही है, आप प्रीमियम सर्विस पे जाते हैं, आपको फौरन फीस वापस करनी चाहिए और आपको यह बताना चाहिए कि जी इसके अंदर अभी टाइम लगेगा, हम आपको इंटरव्यू भी करेंगे, इंटरव्यू के अंदर इतना टाइम और लग सकता है, डिसीजन मेकिंग में इतना टाइम लग सकता है, तो आप अपनी फीस वापस लेके आ जाइए। आपको ये कह दिया जाए कि नहीं जी प्रीमियम सर्विस में फैसला नहीं हो सकता। अब वो करते क्या हैं, प्रीमियम सर्विस में आपको फीस भी ले लेते हैं, आपको उसके बाद वो जलील भी करते हैं, ख्वार भी करते हैं, और आप कितने कितने हफ्ते इंतजार करते हैं और आपको कोई डिसीजन भी नहीं आ रहा होता, और आप अगर उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे क्या फैसला हुआ है तो कोई जवाब भी नहीं मिलता। हरगिज गलत है, हर तरह की नाइंसाफी है और इसको जरूर चैलेंज करना बनता है। आई एम वेरी ग्लैड कि आपने फ़ोन किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, और मैं उम्मीद करता हूं और दुआ करता हूं आपके लिए कि आपका जल्द से जल्द फैसला आए और आपके हक में आए, क्योंकि अगर आपके हक में नहीं आया तो इनकी ऐसी की तैसी करके छोड़नी है आपने, वैसे इनको नहीं छोड़ना आपने। ऑलराइट सर, बेस्ट ऑफ लक। नाज़रीन, अब आज के प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते अगर तो ईद हो जाती है तो शायद मैं प्रोग्राम के लिए ना हूं, लेकिन अगर ईद नहीं होती तो इंशाल्लाह मैं प्रोग्राम के लिए हाजिर होऊंगा यहाँ पे और आप लोगों से बात करूंगा। अगले हफ्ते या जब भी आपसे नेक्स्ट मुलाकात होती है, मैं इंशाल्लाह जो इमिग्रेशन एक्ट 2014 आया है उससे मुतालिक कुछ चीज़ों के बारे में बात करूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और जो लोगों को बहुत अफेक्ट करती हैं। अपना जो इस वीक का टाइम टेबल है मैं पहले आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूं। अगर आप मैनचेस्टर में मिलना चाहते हैं तो इस बुध वाले दिन में इंशाल्लाह मैनचेस्टर में होऊंगा। अगर आप लंदन में मिलना चाहते हैं तो कल वाला दिन यानी मंगल वाला दिन मैं ईस्ट लंदन में अपने इल्फर्ड ऑफिस में होऊंगा, और अगर आप थर्सडे को मिलना चाहते हैं तो मैं साउथ हॉल में होऊंगा, और फ्राइडे को इंशाल्लाह अपने वापस फिंचली ऑफिस में होंगे। नाज़रीन, अब इजाज़त चाहता हूँ, अगले हफ्ते इसी जगह